दोस्तों 5 के फंडे में फिर से मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन allowed students to pursue 2 academic programs simultaneously at higher education institutes recognized by it or statutory councils or government of India। यानी असर्शन ये कहता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है स्टूडेंट्स को एक साथ 2 एकेडमिक प्रोग्राम साथ साथ करने की सहूलियत देता है ना। दूसरा है रीजन, the new education policy 2020 has set the target of raising gross enrollment ratio GER for higher education to 50% by 2035 है ना। रीजन यह है कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है कि भाई ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है 50% बढ़ना चाहिए है ना। देख लेते हैं आंसर। यही वजह है क्या कि जिसके वजह से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 2 एकेडमिक प्रोग्राम एक साथ करने की सहूलियत स्टूडेंट्स को दी है। आंसर इज बी। स्टेटमेंट तो दोनों करेक्ट है, लेकिन आर दैट इज अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो टारगेट है इट इज नॉट अ रीजन है ना। चलो देख लेते हैं क्या है। यूजीसी इश्यूज नॉर्म्स फॉर स्टूडेंट्स टू डू 2 प्रोग्राम्स एट वंस, issued guidelines on 13th April 2022 है ना। किसको अप्लाई है? ऑल हायर एजुकेशन है ना, ऑल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एक्सेप्ट पीएचडी। पीएचडी के लिए नहीं तो एक साथ 2 पीएचडी कर लोगे है ना, गड़बड़ हो जाएगी, वो अलाउ नहीं भाई। रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट है क्या भाई? नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव कोई बेनिफिट भी नहीं है इसका है ना। जो पिछला हो गया, अभी नए सिरे से शुरू होगा सिंस द 13th अप्रैल 2022। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहते हैं? विच एम्फासाइज्ड ऑन द नीड टू फैसिलिटेट मल्टीपल पाथवेज टू लर्निंग इन्वॉल्विंग बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। यानी 2020 का न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एम क्या है कि बहुत सारे जो मार्ग है वो बच्चों के फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए खुले हो जाए, सब दरवाजे खुले हो जाए, कोई रोक टोक ना रहे। सो ऑब्वियसली इसी वजह से यूजीसी ने ये जो प्लान है ना कि एक ही साथ 2 एकेडमिक ईयर्स जो है 2 एकेडमिक एलिमेंट्स वो कर सकते हैं। बेनिफिट क्या हो जाएगा भाई? बराबर है, एक साथ 2 डिग्री आ जाएगी, कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, कोई इश्यू नहीं। लेकिन व्हाट इज द क्रिटिसिज्म? इट इंक्रीज द लोड ऑन यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटी पर लोड बढ़ जाएगा। पहले ही यूनिवर्सिटीज में जो है मारामारी है, टीचर्स की कमी है, स्टाफ्स की कमी है, तो लोड बढ़ जाएगा। बराबर है, क्योंकि एग्जाम ज्यादा लेना पड़ेगा। बराबर है। दूसरा यह है कि सच में इससे एनरोलमेंट बढ़ेगा क्या? नहीं भाई। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का टारगेट है 50% जो है ना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है 2035 तक लाना है, वो तो अटेंड नहीं होगा भाई, वो कोई होगा नहीं, तो इससे वो टारगेट कोई अचीव होगा नहीं। दूसरा है कि ज्यादा से ज्यादा टीचर लगेंगे भाई, क्योंकि एकेडमिक कोर्सेज कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अभी देखा जाए तो जबरदस्त वैकेंसीज जो है वो पड़ी है, अभी तक भरी नहीं गई। अब ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन जो है AISHE 2019-20 क्या कहता है कि फिलहाल में 2019-20 तक कितना है GR ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में? मियर 27.1%। अब 50%। आप देखो करीबन अभी डबल मेहनत लेना है, तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ पोपट पंछी जो है ना, उतना ही दिखता है। यूजीसी ने भी अपना दोष दे दिया है, बट इससे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कैसा बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे नेटवर्क में कैसे आएंगे, इसके बारे में कुछ सोच बनी नहीं है। दैट इज अ मेजर फ्लॉ ऑफ दिस पॉलिसी। सेकंड क्वेश्चन, रेट ऑफ मैंडामस कैन बी इश्यूड अगेंस्ट 1 पब्लिक ऑफिशियल, 2 पब्लिक बॉडी, 3 गवर्नमेंट एंड 4 प्राइवेट बॉडी। किसके अगेंस्ट में मैंडामस इश्यू कर सकते हैं? आंसर इज ए 1, 2 एंड 3 पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक बॉडी और गवर्नमेंट। प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंडामस के बारे में देख लेते थोड़ा सा। देखो मैंडामस का मतलब ई कमांड है ना।
ये किसको इशू किया जाता है भाई? ऐसे हलाल पब्लिक ऑफिशियल, हलाल है ना, जो काम चुका रहते, काम नहीं करते, है ना, द ऑफिशियल हु इज नॉट परफॉर्मिंग इज ऑफिशियल ड्यूटीज, है ना, फेल हो गए या रिफ्यूज करते हैं, जा नहीं करता मैं, क्या कर लेगा, इस ढंग से जिनकी अकड़ है उनके लिए, और जो हलाल है उनके लिए है भाई, है ना। अब किस किस को तो हलाली कहाँ है इंडिया में? तो हलाली बहुत जगह दिखती है भाई, इन्फीरियर कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, इनमें भी हलाली दिखती है, तो इनको भी मैंडेमस इश्यू किया जा सकता है। लेकिन किसको नहीं किया जा सकता? प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी, इसके अगेंस्ट में नहीं कहा जाता। डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन जो है एनफोर्स करना है, जिसमें स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं, यानी कायदे से जो बने नहीं है ऐसे इंस्ट्रक्शंस, यानी सपोज टू बी ड्रेस कोड के बारे में कुछ होगा, तो ये कोई इसके बारे में मैंडेमस नहीं हो सकता, है ना। कोई ड्यूटीज ऐसी है कि जो डिस्क्रिशनरी है, मैंडेटरी नहीं है, डिस्क्रिशनरी, उसके डिस्क्रिशन पर वो करेगा, वो भी बॉन्डेड नहीं, क्योंकि इट्स अंडर द डिस्क्रिशन, है ना, बॉन्डेड नहीं है। कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन एनफोर्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, करार हो गया है ना, उसके लिए वो भी नहीं है। राष्ट्रपति के अगेंस्ट में नहीं हो सकता और गवर्नर के अगेंस्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। साथ में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन अ जुडिशियल कैपेसिटी, जुडिशियल कैपेसिटी में यदि जब हाई कोर्ट के जजेस काम कर सकते हैं, उनको भी नहीं, तो किनको रहता है? इंफेरियर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल। हाँ, ध्यान में रखो, ये जो है, ये लोचा जो है, ये लोचा ध्यान में रखो, ओके, ठीक है। चलो न्यूज में क्यों है भाई? सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू टेक अप प्ले फॉर यूनिफॉर्म कोड फॉर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस एंडोमेंट, है ना, अक्रॉस ऑल फेथ्स या स्पेशल लॉ के तहत जो है वक्फ या वक्फ प्रॉपर्टीज बने, उसके अगेंस्ट में नहीं कर सकते भाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो ऐसा नहीं बोल सकते, है ना। सो इट कैन नॉट चैलेंज द लॉ इन एब्स्ट्रैक्ट, है ना, एब्स्ट्रैक्ट लॉ को चैलेंज नहीं कर सकते जब तक पर्टिकुलर केस में कोई है नहीं, मतलब वक्फ एक्ट ही गलत है भाई, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा दो, ऐसा नहीं है। ये एक चैरिटेबल एंडोमेंट्स होता है ना, वक्फ जो होता है ये चैरिटेबल एंडोमेंट्स होता है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज रहती है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है भाई जिन्होंने पिटीशन डाला, भाई आपके प्रॉपर्टी पर घाला बोल दिया है क्या? नहीं ना, फिर आप क्यों चिल्ला रहे हो? डोंट शाउट, है ना, ऐसा सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है साथ में कि भाई पार्लियामेंट को मैं कैसे बता सकता हूं यूनिफॉर्म लॉ बना दे, है ना, आई कांट इश्यू द मैंडामास, उनको भी मैं नहीं दे सकता। थर्ड क्वेश्चन भाई लोग, which autonomous region or territory is or a part of the Nordic region? Nordic region के कौन सा ऐसा ऑटोनॉमस टेरिटरी है जो नॉर्डिक रीजन में आता है भाई? 1 फरो आइलैंड, 2 अलांड, 3 हेलिगोलैंड। आंसर इज सी, 1 and 2 ओनली, 1 and 2। हेलिगोलैंड नहीं है भाई, है ना, ये तो जर्मनी से रिलेटेड है ना, बराबर है, ठीक है। चलो ये देखो, आप देख लेते, ये डेनमार्क, फरोल आइलैंड, ये फिनलैंड है और ये जर्मनी। अब भाई ये जो है डेनमार्क और फिनलैंड, ये नॉर्डिक रीजन से, तो ऑब्वियसली उनकी ऑटोनॉमस टेरिटरी जो है वो भी नॉर्डिक रीजन में आएगी। बाकी देख लेते अदर ऑटोनॉमस रीजन्स और पार्शियल ऑटोनॉमस रीजन्स विच आर अ पार्ट ऑफ द नॉर्डिक रीजन। एक है स्वालबर्ड ऑफ नॉर्वे, दूसरा ग्रीनलैंड है। नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी आती है वो भी देख लेते, डेनमार्क, फिनलैंड, आइलैंड और नॉर्वे और स्वीडन, ये इतने है भाई, है ना, 1 2 3 4 5, है ना। क्यों न्यूज में है, ध्यान में रखो, ये ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन इसलिए बनाया क्योंकि न्यूज जबरदस्त चल रही है अभी भाई। न्यूज ऐसी है कि फिनलैंड टू डिसाइड द नाटो मेंबरशिप विद इन अ वीक्स, है ना, एकदम यू टर्न ले लिया है। अभी खास बात है कि फिनलैंड और स्वीडन, ये देखो, ये फिनलैंड है और ये स्वीडन है ना, ये दो कंट्रीज। अब ये दोनों कंट्रीज जो है दे हैविंग अ लॉन्ग हेल्ड पॉलिसीज ऑफ मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट, कहीं कोई भी मिलिट्री ग्रुप से उनका कोई लेना देना नहीं, जबकि उनके बगल के नॉर्वे जो है वो नाटो में ऑलरेडी है, बराबर है। अब हमें क्या दिख रहा है ये कि अचानक टर्निंग आ गई, क्यों? तो यूक्रेन का वॉर, यूक्रेन के वॉर से माहौल एकदम से बदल रहा है और मिलिट्री
ग्रुपिंग में जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन जबरदस्त हो रहा है ना। रशिया जितना एग्रेसिव बन रहा है वैसा ही नाटो की तरफ झुकाव कुछ कंट्रीज का बढ़ रहा है। जितना झुकाव बढ़ेगा फिर से रशिया जो है वो भी एग्रेवेट हो जाएगा। सो इट्स अ वेरी क्रिटिकल, इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, है ना। थोड़ा मैप देख लेते हैं। देखो नाटो बिफोर 1997, ये नीले कलर का जो है ना, ब्लू कलर की कंट्रीज जो है बिफोर 1997। 1997 के बाद देखो रफ्तार, पूरे ये जो एरियाज है ये आप देख लो, पूरे एरियाज है ना, ये रशिया के इर्द गिर्द के एरिया जो है, यानी ईस्टर्न यूरोप जो है पूरा का पूरा कवर हो गया। ईस्टर्निया, लटविया है, लिथुनिया है, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगेरी, रोमानिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, बल्गेरिया, यानी कुछ भी नहीं छूटा, सब ही कवर हो गया, सब बराबर है। तो ये एक इशू आ गया है। अब प्रॉब्लम यह है, और से ध्यान में रखो कि ये होने की वजह नाटो का इधर एक्सपांशन हो रहा है, नाटो का है ना ईस्टवर्ड एक्सपांशन हो रहा है, वही रशिया अक्सर अपना एग्रेसिव नेचर बता रहा है। और देखो 2014 में जो है रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर दिया, तो ऑब्वियसली यूक्रेन को धक्का लगा। यूक्रेन चाहता है नाटो में जाने के लिए। अब भाई धीरे धीरे बाकी कंट्रीज भी ये है पोलराइज्ड हो रही है, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा इश्यू बनता है। फोर्थ क्वेश्चन, रियल इंटरेस्ट इनकम विल बी पॉजिटिव व्हेन A, nominal interest rate is higher than the inflation rate. B, nominal interest rate is lower than the inflation rate. And C, nominal interest rate is equal to the inflation rate. Or D, nominal interest rate is either equal or to higher than the inflation rate. Which is correct? So answer is A, nominal interest rate is higher than the inflation rate. दोस्तों एक्चुअली रियल इंटरेस्ट इनकम यानी क्या है भाई, तो बंदा जो है अपना बैंक में जब डिपॉजिट्स डालता है, कोई भी रहे, फिक्स डिपॉजिट्स है, रिकरिंग डिपॉजिट्स है ना, एफडी रहे या कुछ भी रहे, ये जब वो डालता है तो उसको मिलता है इंटरेस्ट, बराबर है। ये इंटरेस्ट जो है ये उसका प्रॉफिट है। अब इंटरेस्ट ये उसका प्रॉफिट है। अब ये इंटरेस्ट दो प्रकार का, एक तो बैंक ने रख दिया भाई, आपको कह दिया है कि 7%, 8% से, लेकिन ये इंटरेस्ट को खाते रहता है। क्या खाते रहता है? इन्फ्लेशन खाते रहता है, बराबर है। और इन्फ्लेशन जो है ये एक्चुअल प्रॉफिट जो है, दैट इज अ रियल, है ना, रियल इंटरेस्ट रेट, वो उसको क्या करता है? कट डाउन करता है। अब जो रियल इंटरेस्ट रेट है, ये रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स माइनस इन्फ्लेशन, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन, ऐसा होता है। अब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेगा, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेगा, तभी जाके रियल इंटरेस्ट इनकम जो है वो ज्यादा रहेगी या पॉजिटिव रहेगी, अदरवाइज इट विल बी निगेटिव। क्यों, न्यूज में देख लेते। हाउ इन्फ्लेशन इंपैक्ट हाउसहोल्ड एंड व्हाट टू डू विद योर सेविंग्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन मार्च 2022 में खतरनाक लेवल पर पहुंच गया था, है ना, ऑन द 17 मंथ्स हाई ऑफ 6.95%। अभी 7% क्रॉस कर दिया भाई अभी फिलहाल में। तो अभी पोजीशन कैसा है? तो रिजर्व बैंक कहता है कि भाई नाउ वी आर शिफ्टिंग आवर, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, फ्रॉम फोकसिंग ऑन रिवाइविंग ग्रोथ टू द रिस्क पोज्ड बाय द इन्फ्लेशन। अभी पहले इन्फ्लेशन टारगेटिंग ये हमारा काम है, ग्रोथ ये हमारा काम नहीं है। अब ऐसे सिनेरियो में ऑब्वियसली इन्फ्लेशन यदि बढ़ता है और गवर्नमेंट यानी रिजर्व बैंक कोई पॉलिसी रेट चेंज नहीं करती, क्योंकि उनका ग्रोथ ये टारगेट नहीं, इन्फ्लेशन ये टारगेट है, ऐसे सिचुएशन में ईएमआई का सबसे लोचा होता है। ईएमआई जो है वो बढ़ जाते हैं भाई, वो महंगा हो जाता है। सेविंग की कैपेसिटी कम हो जाए, क्योंकि एक तरफ से खर्चा बढ़ते रहता है, तो सेविंग की कैपेसिटी कम हो जाती है। अब लोअर इंटरेस्ट रेट रहे ऑब्वियसली फिक्स डिपॉजिट पर, तो जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो इन्फ्लेशन खा डालता है और निगेटिव अर्निंग हो जाती है। देन द लास्ट क्वेश्चन, these two countries recently signed an economic development partnership under which migrants were relocated in their home country.
Identify the countries of the deal. A. United States of America and Mexico. B. United Kingdom and Rwanda. C. Canada and El Salvador. And D. Germany and Afghanistan. तो एक्चुअली ये जो पोजीशन है ये है ऐसी कि ये साइड की जो कंट्रीज है, ये साइड की कंट्रीज के यहां से बहुत सारे लोग माइग्रेट होके ये साइड के कंट्री में जा रहे हैं, है ना। तो ये सिचुएशन है। अब ये जो है डील ये किसके साथ होगी, देख लेते हैं आंसर। आंसर इज बी, यूनाइटेड किंगडम एंड रवांडा। इनके बीच इकोनॉमिक डेवलप, टाइटल तो बड़ा मस्त है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप। चलो देख लेते कैसा है। तो दोस्तों देयर इज एलिगेशन, है ना, यूके का प्लान पर जो है ये एलिगेशंस आ गए हैं। द डील क्रिटिसाइज्ड बाय अपोजिशन एज वेल एज द रिफ्यूजी ग्रुप्स एज इनह्यूमन, अनवर्केबल एंड वेस्ट ऑफ द पब्लिक मनी। क्या करने वाले हैं कि भाई ये जो है जो भी यहां पे आ रहे यूके में, अब कैसा आते भाई, ये रवांडा से लेके यूरोप में जाते, यूरोप से फ्रांस से आइदर बाय रोड और बाय फेरीज ये यहां से एंटर कर देते यूके में। तो यूके में इलीगल माइग्रेंट है, तो इलीगल माइग्रेंट यूके क्या कर रहे हैं, वापस भेज रही है। और जर्नी इज वेरी खतरनाक, 6500 माइल्स, इतनी बड़ी जर्नी है, वो खर्चा कर रहे हैं। और इसके लिए इनिशियल एग्रीमेंट हो गई है $158 मिलियन जो है यूके रवांडा को देने वाला है फॉर हाउसिंग एंड इंटीग्रेटिंग द माइग्रेंट्स, इसके लिए, है ना। ये रिसेंटली होम सेक्रेटरी जो है यूके की प्रीति पटेल, इन्होंने किगाली जो है रवांडा की जो कैपिटल है किगाली, यहां पे उन्होंने साइन कर दिया है और डील हो गई है कि भाई ये जितने भी इलीगल जो है इमिग्रेंट है उनको वापस उनके देश में भेजा जाएगा। सो दोस्तों पांचों के पांचों क्वेश्चंस आपको समझ गए होंगे, समझने की कोशिश कीजिए। ऑल द बेस्ट।